हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे ऑप्टिक्स का यानी जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है यानी किरण प्रकाशिकी, उसके कुछ हम सवाल देखेंगे जो नेवी एयरफोर्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें भी पहला सवाल आपके है कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली प्लेन मिरर पर ही आधारित होगा। इसके अंदर एक आध कुछ और अगर आवश्यकता पड़ेगी, सवाल कम होंगे तो जोड़ देंगे ना। देखो, तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है। इससे पहले एक नीचे वाला सवाल देखो, पांचवा, सीधे सीधे नीचे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो आप इसको कैसे निकालोगे। समतल दर्पण हम जानते हैं ऐसा होता है, एक तरफ पॉलिश की हुई होती है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं कि अगर हम इस समतल दर्पण को किसी गोले का टुकड़ा माने और इसके ऊपर ऐसा गोला बनाए, ऐसा गोला बनाए, है ना। जैसे आप इसको ऐसे देखो, कोई गोला है, इसका आप एक छोटा सा पार्ट काटो, बिल्कुल छोटा सा, क्या वो बिल्कुल सीधा होगा। देखो, बिल्कुल छोटा सा पार्ट काटो, क्या ये बिल्कुल सीधा होगा। इसी प्रकार आपके पास में ये एक समतल दर्पण है, इसको आप ऐसे किसी गोले का एक पार्ट मान सकते हो। तो अगर आप इसके ऊपर वो पूरा गोला बनाओ तो वो गोला कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, यानी इतना बड़ा होगा कि इसकी त्रिज्या बहुत ही ज्यादा होगी, है ना, हमारे औकात से भी ज्यादा, है ना। तो उसको हम क्या मानेंगे कि इसका मतलब है कि ये गोला बहुत ही बड़ा है, जिसकी त्रिज्या बहुत ही ज्यादा है, यानी अनंत है, क्योंकि हम इसको माप नहीं सकते। तो वक्रता त्रिज्या यही होती है कि कोई प्लेन मिरर है वो कितना कर्व्ड है ना, वो कितना इस प्रकार मुड़ा हुआ है। जैसे कोई मोड़ होता है ना, बिल्कुल, उसको कर्व कहते हैं। तो ये कितना कर्व्ड है भाई, इनफाइनाइट, है ना, ये बिल्कुल प्लेन है, सॉरी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ये अनंत हो जाएगी। तो क्या आंसर होगा इसका। अब हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। r बराबर 2f, r अनंत है तो f भी कितना, अनंत। तो कौन सा ऑप्शन सही, डी वाला। दोनों सवाल हो गए, है ना। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आपको मेरे हिसाब से याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें समझ में आ गया हो। दूसरा सवाल देखो, तो आपके दूसरा सवाल, तो भाई दूसरा सवाल आपके ये है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो भाई प्रकृति का मतलब है कि वो आपको प्रतिबिंब की नेचर पूछ रहा है। प्रतिबिंब की नेचर के अंदर दोनों चीज आती है। एक तो कौन सा कि प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक, दूसरा आता है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, है ना। ये दोनों चीजें इसके अंदर आती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज सोचो, ये आपका समतल दर्पण होता है जिसमें आप अपना सुबह सुबह चेहरा देखते हो और डर जाते हो, है कि नहीं। बिल्कुल वैसा है आपको करना। देखो, आप अपने दर्पण के सामने जाके खड़े हुए, देखो, या ये कोई आपके पास में सुंदर कन्या है जो इसके सामने जाके खड़ी होगी, है ना। अब इसने अपना चेहरा देखा, जो आदत होती है लड़कियों की। तो देखो, इसने ये जैसे अपना इसमें चेहरा देखेगी तो इसको इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, सीधा या उल्टा। इसको अपने पैर ऊपर दिखेंगे या नीचे दिखेंगे, है ना, नीचे तो दिखेंगे, है कि नहीं। कहीं तो सोच रहे हैं कि अगली बार हमारे काम की बात की, है ना। तो देखो, तो ये आपकी बिल्कुल इस लड़की का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। क्या आईने के अंदर कोई वास्तव में कोई लड़की है। जैसे आप सूर्य के सामने कांच करते हो, कांच का एक छोटा सा सूर्य का छोटा सा गोला बनता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब होता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे, क्योंकि वो वास्तव में है ना। सूर्य के सामने कांच को करते हो ना आप, है ना, और कांच को करने के बाद में अपने हथेली पर ऐसे यानी आप उसके प्रकाश को डालते हो तो छोटा सा गोला बनता है, तो वो सूर्य का प्रतिबिंब है, वो वास्तव में बनता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। जब आप अपनी फोटो देखते हो, है ना, तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी। तो सीधा और आभासी, तो ये वाला ऑप्शन आपके सही होगा, है ना। कौन सा है, सीधा और आभासी वाला। देखो, तीसरा सही, सीधा और आभासी वाला, है ना, बाकी गलत है। अब इसके बाद में देखो अगला, इसके बाद में भी अगला अगर आप तीसरा सवाल देखो, तो तीसरे सवाल के अंदर ये लिखा है कि जैसे समतल दर्पण का आवर्धन कितना यानी कितना होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी दर्पण है किसी प्रतिबिंब को कितना बड़ा कर देता है। जैसे आप छोटे से, आपको अगर अपना प्रतिबिंब बहुत बड़ा देखना है ना, तो दर्पण का काम, यानी कई ऐसे दर्पण होते हैं, जैसे ये हमारे यानी अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये क्या करते हैं, यानी बिंब की साइज को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह देखना है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, यानी बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है। तो इसमें क्या होता है, आप अपना चेहरा देखते हो प्रतिबिंब के अंदर, है ना, और आपको कैसा दिखता है अपना चेहरा, ऐसा दिखता है अपना चेहरा, है ना, इस प्रकार का। कैसा दिखता है क्या, ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि ये बड़ा है। आपको अपना चेहरा उतना ही दिखता है जितना है वास्तव में, यानी प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। तो आवर्धन क्या होता है, एम बराबर एच डैश बटा एक्स। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई बराबर है, तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब m का मान कितना आया, 1 आया। ये भी गलत है, इसमें ध्यान रखना
कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर आकार का बनता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में वही आपके सवाल नंबर 3। तो अगर आप सवाल नंबर आपके सवाल नंबर है 4। तो सवाल नंबर 4 में एक आदमी है, एक समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल बताओ। इस टाइप के 2 सवाल है, दोनों करवाऊंगा। ये स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखो कैसे, आपका जो ये आपका जो प्लेन मिरर है, ये यहाँ पर रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, इसको यू मान लो आप, यू मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है ना। तो आपका जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण की खास बात होती है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है, यानी ये दोनों दूरियां बराबर होती है। ये दोनों दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखना है, ये तो x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपके x हो जाएगा, है ना। तो दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करके वैसे भी निकाल सकते हो, x1 x2 से भी, है ना, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बोलता है, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम समतल दर्पण के सामने जाते हैं, वो दर्पण अगर स्थिर है तो जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारे सामने की तरफ आता है, उसी चाल से आता है जिस चाल से हम जाते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा, यानी आप अगर बिंब को दर्पण के सामने यू चाल से लेकर आते हो, तो प्रतिबिंब यू चाल से आपकी तरफ आता है। ये कब आता है, जब दर्पण स्थिर हो। और ये कंडीशन हम किसके सापेक्ष दे रहे हैं, दर्पण के सापेक्ष। किसके सापेक्ष दे रहे हैं, इसने पूछा बिंब के सापेक्ष क्या होगा, तो ये इधर यू दूरी से आ रहा है ना। तो बिंब के सापेक्ष इसकी चाल कितनी होगी, तो कितनी होगी, u माइनस, ये देखो ये उल्टी दिशा में आ रहा है तो माइनस यू, तो कितना 2u, यानी कितना 4 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखो 5वां सवाल तो पहले हो गया था, ये सारे सवाल कंप्लीट। अब आगे देखो 6वां सवाल। सवाल नंबर 6 में आपके वही है कि अगर किसी h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना हो, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उसको पूरा प्रतिबिंब अपना किसी व्यक्ति को देखना है इसके अंदर, तो दर्पण कम से कम h/2 ऊंचाई का लेना चाहिए, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। कितना लाना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि इस दर्पण को लगाना कहाँ चाहिए। जैसे देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज इसके अंदर बता देता हूं कि ये आपका आदमी है जो h ऊंचाई का है। कितनी ऊंचाई का है, h ऊंचाई का। तो इसकी बराबर दूरी है, h/2 दूरी है। तो इस दर्पण को यहाँ पर लगाना चाहिए, h/2 ऊंचाई ऊपर, नीचे नहीं लगाना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना बॉटम दिखेगा, यानी आपका जो आंगन है ना वो दिखेगा, आपका ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, है ना। तो अगर यहाँ से आई लेवल से लेके, वास्तव में ये दूरी आई लेवल होती है, लेकिन जो हमारी आंखों का लेवल होता है ना, वहां से पैरों तक होती है ना। लेकिन नॉर्मली हम इसको यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, ये पूरा प्रतिबिंब आपको दिखेगा अगर आप दर्पण h/2 ऊंचाई का लो। और इसको कहाँ लगाओ तब, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा देखो, दीवार से संबंधित है ना। दूसरा आपके सवाल क्या है कि h ऊंचाई की दीवार का संपूर्ण प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई के समतल दर्पण में दिखेगा। एक दीवार है आपके पास में, ऐसे वॉल, आप यहाँ खड़े हो, इसके बीच में ऐसे यहाँ पर आपका समतल दर्पण लगा है। इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है जो h ऊंचाई की है। तो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए आपके h/3। कितनी होनी चाहिए, h/3। इस चीज को याद रखना है। हालांकि ये सारे आपको एक ड्राइव करके भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास में इतना समय नहीं। तो अगर किसी विद्यार्थी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख देना। अब देखो अगला सवाल। अब आपके पे आता है सवाल नंबर आपके 8। इसमें देखा, किसी आपतित प्रकाश किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित प्रकाश किरण कितनी घूम जाएगी, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, वो क्या बोल रहा है देखो, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, हालांकि डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि पीछे में के वीडियो में जो आपके पहला सवाल था त्रुटि वाला, उसमें हमने ज्यादा टाइम लगा दिया था, तो कई विद्यार्थियों की कंप्लेन भी आई थी ना। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ज्यादा सवाल अटेंड करेंगे कम समय के अंदर। ये आपका दर्पण है ना, और ये आपका नॉर्मल है यानी अभिलंब। ये आपकी इंसिडेंट रे है यानी परावर्तित प्रकाश किरण, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित, और ये आपतित प्रकाश किरण। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसको आप आई ले लो और इसको आप आर ले लो अभी सुविधा के लिए, ठीक है। इसको क्या करना है, इस किरण को यही रखना है और किसको घुमाना है, केवल दर्पण को ऐसे घुमा दिया। इसको कितना घुमाया, थीटा एंगल घुमा दिया। तो ये वाली जो किरण है इसको यही रखा अभी भी, तो ये वाली किरण कहाँ घूम जाएगी, तो ये इसका नॉर्मल होगा एंड एस, और ये इसका एंड। तो ये वाली किरण कितनी घूम जाएगी भाई, वास्तव में इस नॉर्मल से घूम जाएगी 2 थीटा कोण। कितनी घूमेगी वास्तव में, सॉरी, इस नॉर्मल से 2 थीटा कोण।
यानी वास्तव में कितनी घूम जाएगी 2 थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, चित्र मैंने इसका बोर्ड के ऊपर आपको बता दिया है ना। अब देखो इसके बाद में अगला सवाल देखो, और अगर किसी को प्रूव करके देखना है तो वीडियो के अंदर यानी आप वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख देना है ना, तो इसके बारे में डिटेल से बता देंगे। अब देखो अगला सवाल, ये आपका हो गया सवाल नंबर 8। अब देखो अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड से समतल दर्पण की ओर दौड़ रहा है, तो दर्पण के सापेक्ष व्यक्ति की चाल कितनी होगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर यू वेग से आता है तो प्रतिबिंब भी यू वेग से इधर आता है ना। जो आपकी इमेज है ना प्रतिबिंब यानी ओ, देखो ये भी आपका उतने ही वेग से, यानी जितने वेग से आप दर्पण की ओर भागते हो आपका प्रतिबिंब उसी वेग से दर्पण की ओर भागता है। यानी जो स्पीड इसकी होगी उतनी की उतनी स्पीड इसकी होगी। वहां पर हमने जो सवाल किया था उसमें उसने ये कहा था कि वस्तु के सापेक्ष इसकी चाल क्या होगी। तो वस्तु u इधर से आ रही और ये खुद u इधर से जा रहा है, तो कितना हो गया इसकी स्पीड 2u। जैसे कोई बस निकलती है पास में से, तो यानी जब भी हमारे पास में से कोई यानी हमारे साथ साथ कोई, या मान लो कोई गाड़ी आप अपनी कार में जा रहे हो और आपके साथ साथ में कोई कार है जो आपके पास में से आगे निकल देगी, तो वो आपकी कार अगर 100 पे चल रही है या मान लो आपकी कार 80 पे चल रही, वो 100 पे चल रही, तो आपको लगेगा वो धीरे धीरे आगे जा रही। और उसी समय आपकी कार 80 से चल रही, 100 की स्पीड से इधर कोई गाड़ी निकले तो सट इतना सा बोलता है कि बहुत तेजी से निकल जाती। उस समय स्पीड कितनी होती है 180 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्योंकि जब दोनों दो चीजें अपोजिट आती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, तो यहाँ पर u और u 2u हो जाता है ना। लेकिन जब केवल दर्पण की बात आती है कि दर्पण के सापेक्ष आप प्रतिबिंब की स्पीड बताओ तो कितनी होगी, केवल u होगी, यानी 4 मीटर पर सेकंड दर के तो 4 ही होगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल। अब आपके भाई सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 के अंदर दे रखा है कि यदि किसी दर्पण के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा, या केवल आपको ऊपर वाला भाग दिखेगा, या नीचे वाला भाग दिखेगा, या प्रतिबिंब कम चमकीला दिखेगा। तो ये सवाल भाई बहुत ही अच्छा है। और आपका तो ये जो सवाल है ना, ये गोलीय दर्पण के लिए भी ऐसे ही काम करता है, चाहे लेंस हो चाहे गोलीय दर्पण, उत्तल अवतल कोई भी दर्पण हो, सबके लिए ऐसे काम करता है। वो क्या बोलता है कि आपने दर्पण को आधे भाग को काले कागज से ढक दिया है ना, इसके ऊपर प्रकाश नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आर एक किरण ऐसे गई इस प्रकार है ना, और मान लो आपके इस टाइप से आ गई, ऐसे आ गई, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। एक प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे चली गई, और यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने प्रकाश की किरणें चाहिए, 2। तो 2 तो ऊपर वाले भाग से भी चले जाए, लेकिन प्रकाश जहां पर प्रतिबिंब बढ़ेगा वहां पर पहुंचने वाली किरणों की संख्या में कमी आ जाएगी। इस वजह से प्रतिबिंब आपका कम चमकीला बनेगा। कैसा बनेगा, कम चमकीला, लेकिन प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पूरा बनेगा प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब के आकार में किसी प्रकार का ऐसा नहीं प्रतिबिंब आधा हो जाएगा, प्रतिबिंब आधा नहीं होगा, प्रतिबिंब उतना ही बनेगा लेकिन कम चमकीला बनेगा, है ना। ये गोलीय दर्पण के लिए भी सत्य है, लेकिन कुछ इसमें कंडीशन होती है ना। आपके लेवल के हिसाब से यही आंसर आपके सही होगा, है ना। अब देखो अगला सवाल। आपके जो भी अगला सवाल है तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा भाई। देखो तो अगला सवाल जो है उसमें दे रखा है कि एक प्रकाश बल्ब है आपका, ये थोड़ा सा सवाल मिट गया है, आप वीडियो रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। देखो एक प्रकाश बल्ब 60 डिग्री कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के मध्य में रखा गया, प्रतिबिंबों की संख्या। ध्यान रखना है, जब भी 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या m बराबर 360/थीटा। अगर इसकी वैल्यू सम आए तब तो लिखना है n बराबर m-1, और अगर विषम आए तो n बराबर m, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट वाली संख्या को आगे वाली को हटा देना। तो देखो पहला सवाल, इसमें जो सवाल है आपके 11वां सवाल जो है वो इसका देखो क्या है। एक प्रकाश बल्ब 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के मध्य में रखा है, यानी m बराबर 360/60, तो कितना हुआ आपके 6। सम आया तो ये घटा देंगे तो n बराबर m-1 यानी 5। तो सही आंसर 5C हो गया, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 12। यदि एक वस्तु 70 डिग्री पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी हो, अब की बात है वो पॉइंट वाला आएगा। देखो कैसे, m बराबर 360/70, 0 से 0 कट गया, 60 का भाग यानी इसके अंदर 2, तो ये हो जाएगा 5.1 बच गया, 10 तो 1 और 3 यानी 4, तो 5.14। इससे आगे कुछ आएगा तो आप देख लेना है, इतना लिख दिया। पॉइंट में आ गया, इसको छोड़ दो, ये हमेशा बराबर होगा 5 के, यानी प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारे बाकी सब गलत है। अब देखो 13वां सवाल।
यदि आपतित प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित हो तो परावर्तित प्रकाश किरण में विचलन कितना होगा। अब देखो विचलन वास्तव में होता क्या है। मान लो जैसे कोई प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, और ऐसे जाते जाते ही इस डायरेक्शन में मुड़ जाए ऐसे, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसका विचलन। विचलन को डेल से लिखते हैं, डेल बोलते हैं इसको, है ना। ये डेविएशन होता है, डेविएशन या विचलन। अब देखो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका समतल दर्पण है ना, और ये आपके प्रकाश की किरण, ये इस प्रकार आई यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए था, जबकि गई इधर इधर। ये एंगल कितना, थीटा मान लो, तो ये भी थीटा, क्योंकि परावर्तन का नियम है आपतित आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये थीटा थीटा, ये पूरा कितना 180, तो ये कितना बचा केवल डेल, तो 180 माइनस 2 थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यदि आपतित प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित हो, यानी थीटा का मान 30 डिग्री, तो डेविएशन कितना 180 माइनस 60, क्योंकि 2 थीटा है तो 60 हो जाएगा, तो 120 डिग्री। यानी ये प्रकाश किरण इस मूल रास्ते से कितनी घूम गई, 120 डिग्री घूम गई, है ना। तो ये विचलन निकालने का तरीका होता है, हर टॉपिक के अंदर आता है। ये गोलीय दर्पण में आता है, ये आपके लेंस में आता है, ये आपके परावर्तक सतह में आता है, ये आपके प्रिज्म में आता है, ये आपके समतल दर्पण में आता है, हर चीज में आता है डेविएशन, है ना। देखो लेकिन आपकी ज्यादा उतना लेवल में है नहीं, ये IIT JEE और नीट का सिलेबस में इतना ज्यादा होता है। अब देखो आपके सवाल यानी कितने हो गए, सारे हो गए। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, विचलन आपके 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये आपके 13 सवाल हो गए। अब देखो अगला सवाल नंबर 14 देखो भाई, इसमें करेगा यदि कोई आपतित किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण में कितना विचलन उत्पन्न होगा। यानी ये क्या बोल रहा है, देखो इसमें आंसर देगा 0, 90, 180 या नन ऑब्लीक, है ना। इसको देखो मैं ट्यूशन को मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो आपके पास में जैसे ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इस पर अभिलंबवत आपतित होने का मतलब क्या है। यहाँ पर कई बार वो ये भी पूछ सकता है कि जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो नॉर्मल के साथ कितना कोण बनाती है, तो 0 डिग्री। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम जितने भी भाई कोण लेते हैं ना, वास्तव में वो कोण हमेशा नॉर्मल के सापेक्ष मापे जाते हैं, ऐसे थीटा, है ना। अब ये जो इसका अभिलंब होता है ना, इसके सापेक्ष। तो अभी प्रकाश की किरण अभिलंबवत ऐसे आ रही है, तो आई का मान यहाँ पर कितना 0, और आर का मान कितना, आर का मान भी 0। लेकिन प्रकाश की किरण टकरा कर इससे सीधे ऐसे चली जाएगी, क्योंकि 0 है आर का मान भी, आई बराबर आर होता है, 0 डिग्री पर वापस निकल जाएगी। लेकिन प्रकाश की किरण वास्तव में इधर आना चाहती थी, लेकिन गई इधर ऊपर, यानी आना इधर चाहती थी लेकिन गई इधर, तो कितना कोण हुआ, कितने से घूम गई, 180 डिग्री से। देखो इसको ऐसे देख सकते हो कि वहां पर हमारी क्या था, डेविएशन का सूत्र 180 माइनस 2 थीटा, थीटा का मान 0, तो 180 यानी पाई। कहीं इसको महानुभाव 0 कर देंगे, इसका आंसर तो 0 गलत होगा, हमेशा पाई होगा। पाई लिखो चाहे 180 लिखो, ये इसका सही आंसर होगा। अब देखो सवाल नंबर 15, तो सवाल नंबर 15 में देखा कि प्रकाश के परावर्तन में निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना, तब निम्न में से किस चीज में परिवर्तन होता है, आवर्ती में, तरंगदैर्ध्य में, रंग में और तीव्रता में। यह एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यानी आप प्रकाश के परावर्तन या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हमारे अभी टॉपिक चल रहा है, इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, जब तक स्रोत चेंज नहीं होगा, स्रोत का मतलब बैटरी, जब तक आप बैटरी चेंज नहीं करोगे तब तक आवर्ती चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे प्रकाश को कहीं ले जाओ आप, है ना, प्रकाश को कहीं ले जाओ, जब तक बैटरी यानी स्रोत चेंज नहीं होता तब तक आवर्ती चेंज नहीं होती। और जो रंग है वो डिपेंड करता है आवर्ती पर, यानी आवर्ती चेंज होने पर रंग चेंज हो जाता है। तो रंग आवर्ती पर डिपेंड करता है, स्रोत चेंज नहीं होगा तब तक आवर्ती यानी रंग चेंज नहीं होगा, आवर्ती चेंज नहीं। अब जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य चेंज होती है जब माध्यम चेंज होता है, जबकि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है कि किसी परावर्तक सतह द्वारा प्रकाश का या प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गई थी यानी इसे टकराते समय उसी में वापस आ गई। तो माध्यम चेंज नहीं हुआ, तो मीडियम अगर चेंज नहीं होगा तो तरंगदैर्ध्य भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। बच्चा कौन, तीव्रता। तीव्रता क्यों चेंज होती है, क्योंकि ऐसी कोई भी सतह नहीं है जो प्रकाश का 100% यानी आपके परावर्तन करे, क्योंकि जो परावर्तक सतह होती है ना, वो कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस वजह से प्रकाश की तीव्रता है वो कैसी हो जाती है, वो तीव्रता कम हो जाती है। वो तीव्रता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा एक चीज इसमें अब मैं आपको ये छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि एक चीज ध्यान रखना, जो काली वस्तुएं होती है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म होती है। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जबकि जो व्हाइट कलर की वस्तु होती है ना, वो क्या करती है, प्रकाश के सभी रंगों को
प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित करती है ना। इसलिए जो व्हाइट कलर की वस्तु होती है वो ज्यादा गर्म नहीं होती। यही कारण है कि हमारे गर्मियों के अंदर भैंस को तो ज्यादा धूप लगती है और गाय को कम धूप लगती है ना। तो भैंस को कहीं छाया में बांधने की आवश्यकता होती है ना। देखो, तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो 16वां सवाल, एक मोटे दर्पण द्वारा वस्तु के कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होता है? जिसका आंसर है दूसरा, द्वितीय। देखो, मोटा दर्पण क्या चीज है अभी, है ना। मोटा दर्पण वास्तव में क्या चीज है या ये किसके बारे में बता रहा है? देखो, तो आपके मोटा दर्पण का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये आपके पास में कोई दर्पण है, यहां पर पॉलिश कर दो आप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित करते हो, तो जब भी किसी माध्यम पर प्रकाश की किरण, जैसे कोई जल है, जल पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, वापस परावर्तित हो गई, है ना। तो पानी के अंदर चली जाती है प्रकाश, पानी के अंदर चला जाता है प्रकाश। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी पानी की सतह पर या पारदर्शी सतह पर आपतित होती है, तब उसका परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, है ना। तो उसके अपवर्तन की वजह से हमें मछली दिखाई देती है और परावर्तन की वजह से हमें खुद की फोटो दिखती है ना। जैसे आप पानी के अंदर यानी नीचे या झुक के देखते हो, पानी में कोई सिक्का पड़ा है, तो पानी में आपको सिक्का भी दिखता है और खुद का प्रतिबिंब भी दिखता है। तो खुद का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण दिखता है, सिक्का अपवर्तन के कारण दिखता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो परावर्तन अपवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं हमेशा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, तो ये आपके मोटा दर्पण है, इस पे प्रकाश की किरण आई, तो प्रकाश की किरण का यहाँ पर आपके परावर्तन भी होगा और आपके अपवर्तन भी होगा। यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी वापस और ऐसे जाएगी, है ना। तो यहां से बनने वाला, तो यहां से इस प्रकार बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, आगे से आगे प्रकाश की किरण चलती जाएगी। तो उसमें जो दूसरा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा वो कैसा होगा आपके? वो सबसे ज्यादा चमकीला, है ना। मोटा दर्पण ये होता है, इसको याद रख लेना। ये याद रखने की चीज ये है ना। इसमें एक और टॉपिक आता है कि लाइट मिस हो जाती है कई बार इससे पार पार जाकर, है ना, ऐसा भी टॉपिक आता है। तो इसको छोड़ो, आगे देखो। आगे आपके जो सवाल नंबर 17 है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना। मोटा दर्पण बना के मैंने आपको एक बार दिखा दिया है, तो आप अब नहीं भूलोगे इस चीज को। तो देखो सवाल नंबर 17 क्या है? सवाल नंबर 17 है कि शेविंग दर्पण के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए, है ना। शेविंग का मतलब दाढ़ी बनाना। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? आपको याद आ रहा होगा, गांव के किसी नाले के किनारे एक आदमी बैठा रहता है, एक नाई, जिसको कांची हमें को पकड़ के रखना पड़ता है और वो दाढ़ी बनाता है ना। और कई बार बाल पूरे ही काट देता हो, है ना। तो ऐसा आपने देखा होगा। तो शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कई लिखेंगे समतल, क्योंकि वो समतल ही यूज करते हैं घर पर, है ना। जो जिसमें सुबह चेहरा देखते हैं उसी से दाढ़ी बना लेते हैं, है ना, सोचते नहीं। जबकि वास्तव में कौन सा यूज किया जाता है? अवतल। अवतल दर्पण क्यों ये क्यों यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे और किसी वीडियो के अंदर, है ना। देखो 18वां सवाल, परावर्तन के नियम, यानी जो परावर्तन के जो नियम होते हैं कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। ये दोनों नियम, ये अवतल दर्पण के लिए सत्य है, उत्तल के लिए सत्य है, समतल के लिए सत्य है, या सभी परावर्तक सतह के लिए। ये आपको यहाँ पर चीज बतानी है। तो कहीं क्या लिखेंगे? समतल, क्योंकि अभी समतल ही पढ़ रहे हैं, जबकि ये गलत जवाब है। ये सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य होता है, चाहे वो परावर्तक सतह कोई भी हो, उत्तल हो, अवतल हो, परवलयाकार हो, या कोई भी परावर्तक सत्य हो, सबके लिए सत्य होता है ना। और इसमें अवतल से होगा। तो आपके सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक सवाल जो हमारे बच गया था वो ये था कि मान लो कभी आपके सामने कोई दर्पण को ऐसे रख दे, एक दूसरे के समांतर, बीच में कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोनों के बीच में कोण कितना भी 0 डिग्री, क्योंकि समांतर है। तो m बराबर 360/θ, यानी 360/0, यानी कितना? इनफाइनाइट। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो यानी ज्यादा हमारे यहाँ बड़ा भी नहीं बना, इससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको ये सवाल भी अच्छे लगे होंगे। हमने हर टाइप का सवाल कराया है और जो भी इसके अंदर बचा है या जो आपके परावर्तन के अंदर बचा है वो अगले किसी वीडियो में कवर करवा देंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।